गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। होता क्या है देखिए पहले इसका। ईच सेल ऑर्गेनेली of each cell organelle is distinct in terms of its structure and function। यानी जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो डिफरेंट है किसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर एंड फंक्शन के अंदर। और इन्हीं सेल ऑर्गेनेलिज्म में से मैनी सेल ऑर्गेनेली कंसिडर्ड टुगेदर एज endomembrane system because their functions are coordinated। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, अभी अपने याद रखनी है कि ये कह रहा है कि जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज है उनके फंक्शन और उनकी स्ट्रक्चर जनरली क्या है, सेपरेट होती है, अलग अलग होते हैं। बट इनमें से बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली ऐसे हैं जिनके जिनकी स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होती है, या जिनके फंक्शंस जो है वो कैसे होते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं। और इन्हीं कोऑर्डिनेशन में जो वर्क करने वाले सेल ऑर्गेनेलिज हैं उनको आप कोलेक्टिवली क्या नाम दे रहे हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और कौन कौन से आ रहे हैं इसके अंदर, आप लोग किस किस का डिस्कशन करेंगे। एक तो करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में आप लोग ER बोलते हैं। दूसरा इसमें कंसीडर करेंगे जो सेल ऑर्गेनेल ले रहे हैं वो ले रहे हैं अपने गोल्जी कॉम्प्लेक्स। थर्ड जो सेल ऑर्गेनेली है वो अपना डिस्कस करेंगे लाइसोसोम। और फोर्थ नंबर पे जो लेंगे वो लेंगे वैक्यूल्स। तो ये 4 सेल ऑर्गेनेली है जिनको आप लोग कंसीडर करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। ठीक है भाई। इसके अलावा आप लोग कहते हैं कि सर क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर आप लोग उसकी बात कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, पेरोक्सिसोम की। इनको आप कभी भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कंसीडर नहीं करते, या ये मान लें कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है उसमें कंसीडर नहीं होते, क्योंकि इनके फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेशन में वर्क नहीं करते, ये सेपरेटली वर्क कर रहे हैं। जबकि इनके फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेशन में होंगे, मतलब इसका फंक्शन इससे रिलेटेड होगा, इसका फंक्शन इससे रिलेटेड होगा और इसका फंक्शन इससे रिलेटेड होगा। कहीं ना कहीं इनमें सब में अपने को लिंक मिलने वाला है, इसलिए इनको कंसीडर करते हैं अपने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। तो आज अपने फर्स्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्कशन करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग। हाँ भाई देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इनकी डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट जो सबसे पहले देखने वाला था वो था पोर्टर। किसने देखा था अभी? पोर्टर ने। फिर बात करते हैं कि होती क्या है। तो दीज आर नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम्स ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। यानी ये एक टाइप से आप बोलेंगे कि नेटवर्क है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का, जो किस में प्रेजेंट होता है, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट टिनी जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है उनका नेटवर्क है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपोनेंट्स क्या है भी आप लोग ये भी देखेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपोनेंट्स में किसको कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें 3 कंपोनेंट आते हैं। फर्स्ट वन आता है आपका सिस्टर्नी।
सिस्टर्नी जो होती है वो लॉन्ग होती है, एक तो दूसरा थोड़ी सी फ्लैट होती है, फ्लैटन, और जनरली ये अनब्रांच्ड होती है। स्ट्रक्चर है। सेकंड कंपोनेंट जो आता है इसका वो आता है आपका वेसिकल्स। इन वेसिकल्स की बात करें तो ये होती है मोस्टली ओवल और ओवल शेप या राउंड शेप की अपने को स्ट्रक्चर्स मिलती है। इसके अलावा थर्ड नंबर पे अपने डिस्कशन करते हैं कि थर्ड कंपोनेंट क्या है, तो वो है आपका ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स का डिस्कशन करें तो ये जनरली इरेगुलर होती है, इरेगुलर और ब्रांच्ड, इरेगुलर है ब्रांच ट्यूब्यूल्स है, और खास बात ये भी है दे मे बी फ्री और एसोसिएटेड विद सिस्टर्नी। यानी ये जो स्ट्रक्चर्स है ये अपने को इरेगुलर मिलेगी, इरेगुलर शेप में मिलेगी, ओवल शेप की हो सकती है ये, और ये आपकी हो सकती है सिस्टर्नी जो है फ्लैट और अनब्रांच्ड होती है, ट्यूब्यूल्स ब्रांच्ड होती है, ये अनब्रांच्ड है और ये ओवल शेप की है। इन ट्यूब्यूल्स का जो एसोसिएशन है वो सिस्टर्नी के साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये थ्री कंपोनेंट अपने को इस ईआर की जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है उसमें अपने को मिलने वाले हैं भी। तो एक बार इसको भी आप नोट करें। हाँ भाई, इनकी स्ट्रक्चर भी देखना चाहें तो इस टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है। देखिए इस टाइप की स्ट्रक्चर तो होगी आपके सिस्टर्नी की। वेसिकल्स की बात कर लेते हैं तो वेसिकल्स मोस्टली इस टाइप की स्ट्रक्चर्स जो है उसके अंदर अपने को मिलने वाली है, ओवल शेप की या यूं मान ले राउंड शेप की। और ट्यूब्यूल्स की बात कर लेते हैं तो ट्यूब्यूल्स की जो स्ट्रक्चर है वो इरेगुलर शेप की होती है और ये ब्रांच भी होती है भी। इस टाइप से ब्रांच स्ट्रक्चर अपने को ट्यूब्यूल्स की मिलने वाली है, ये वेसिकल्स की और सिस्टर्नी की। तो डायग्राम भी आप लोग एक बार इसका ड्रॉ कर लेंगे किस टाइप की इनकी स्ट्रक्चर बन रही है, स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं मैंने स्ट्रक्चर ऑफ ईआर। इस ईआर की स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप की होती है अभी इसको डिस्कशन कर रहे हैं अपने। ये सपोज दैट अपने पास ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये अपने हैं सेल मेम्ब्रेन। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इन्हीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का पार्ट है, यानी इन्हीं के बीच में स्कैटर्ड रहती है। ये किस टाइप से है थोड़ा सा ध्यान से देखें।
इस टाइप की स्ट्रक्चर अपने को ER की मिलेगी माइक्रोस्कोपिक व्यूज के अंदर। इस टाइप की स्ट्रक्चर, यानी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपको एक्स्ट्रा में कोई स्ट्रक्चर नहीं मिल रही, या एक्स्ट्रा में आप यूँ कह सकते हैं कि इसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर अपने को नहीं मिल रही। बाई चांस इस टाइप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं इधर और ड्रॉ कर देता हूँ भाई। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर या यूं मान लें कि राइबोसोम मिल जाए, प्रेजेंस मिल जाए राइबोसोम की, ये राइबोसोम्स जो है वो इसके ऊपर प्रेजेंट हो, किस पे भी, ER पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट हो, तो आप इसको बोलेंगे, यानी ये स्ट्रक्चर जो है ये है आपके ब्लैक कलर से जो डॉटेड स्ट्रक्चर बनाई है, ये है आपके राइबोसोम। और राइबोसोम्स भी कौन से हैं, ये ATS टाइप के होते हैं बेटा। कौन से टाइप के होते हैं, ATS टाइप के राइबोसोम्स है। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, ये जो एंडोप्लाज्मिक है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप लोग नेम देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सी भी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पे राइबोसोम नहीं है, ये कौन सी है, ये है आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि रफ एंड स्मूथ किस टाइप से डिफरेंशिएट करेंगे कि व्हेन राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देन इट इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और व्हेन राइबोसोम्स आर एब्सेंट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देन इट इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो सीधी सी बात है, यहाँ नेम आ रहा है स्मूथ। स्मूथ का मीनिंग है कि वैसे भी नॉर्मल स्मूथ की बात करें तो चिकना बोलते हैं, और स्मूथ का मतलब यहाँ आप लोग बात करेंगे कि ये जो है इसका मेन फंक्शन आप लोगों से पूछा जाता है कि इसका फंक्शंस होता है चिकनी चीज को फॉर्मेशन करना, यानी स्मूथ है मतलब स्मूथ स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगी। और स्मूथ स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है, लिपिड्स होती है। लिपिड्स या यूँ मान लें कि फैट्स जो है, उन फैट्स की फॉर्मेशन करने का काम किसका है, स्मूथ का। और ये वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ की बात करें, जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, रफ है, इसका मतलब ये रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगी। और रफ स्ट्रक्चर जो है वो कौन सी होती है भी, प्रोटीन की फॉर्मेशन करने का काम है किसका भी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो ये फॉर्मेशन करेगी, फंक्शन जो है उसके अंदर आएगा आपका सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन फॉर्मेशन, यानी प्रोटीन फॉर्मेशन या प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है, प्रोटीन सिंथेसिस। और जो स्मूथ वाली है उसका मेन किससे रिलेटेड है, फैट या लिपिड सिंथेसिस से। तो ये आपके रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही स्ट्रक्चर से क्लियर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरी साइड से किसके बीच नेटवर्क बना रही है बेटा, सेल मेम्ब्रेन के बीच नेटवर्क बनाएगी। ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक तो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनस पार्ट, और एक इन मेम्ब्रेन के बीच का होगा जो इंट्रा मेम्ब्रेनस पार्ट।
या इसको आउटर मेम्ब्रेनस पार्ट भी बोल देंगे, यानी मेम्ब्रेन्स के बाहर का लिक्विड और इसके इन मेम्ब्रेन्स के बीच का लिक्विड। तो ये अपने पास है अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चल रहे हैं। अभी नेक्स्ट अपने डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स की बात करें तो मैं डायरेक्ट डिफरेंस बता रहा हूँ। जनरली इसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है आप लोगों ने। फर्स्ट आप लोगों ने लिखा था RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER। और सेकंड अपने डिस्कशन कर रहे हैं वो है आपके स्मूथ SER, स्मूथ ER। देखें इन दोनों में क्या क्या मेनली डिफरेंस मिलने वाले हैं। तो आप लोग बोलेंगे कि सर ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे आप लोगों को ATS टाइप ऑफ राइबोसोम आर present on these ER। और यहां आप लोग लिख सकते हैं ATS टाइप ऑफ राइबोसोम एब्सेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट है और वहाँ एब्सेंट है। दूसरा पॉइंट अपने इनमें डिफरेंस में ये बात कर सकते हैं, ये मोर स्टेबल है और ये कैसी है अभी, ये लेस स्टेबल है। थर्ड पॉइंट डिस्कशन करें, इसके अंदर मेनली कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स, यानी इसके अंदर आपको कंपोनेंट में मेनली क्या मिलने वाले हैं, सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स मिलेंगे। और इस वाले में मेनली कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर जो ट्यूब्यूल्स वाला कंटेंट है वो ज़्यादा मिलता है भाई। और उसके अंदर क्या मिल रहा था अपने को ज़्यादा, इसके अंदर सिस्टर्नी और वेसिकल्स मिलेंगे। फोर्थ नंबर पे आप लोग ये डिफरेंस जो अभी बात कर ही रहे थे अपने कि अकर्स इन सेल्स which are actively engaged in protein synthesis। यानी कौन सी सेल्स में ये ज़्यादा मिलने वाली है, जिनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन का काम होगा उनके अंदर ज़्यादा मिलेगी। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग, जैसे लीवर सेल है, लीवर सेल्स, इसके अलावा पैंक्रियाटिक सेल्स, इसके अलावा गोबलेट सेल्स। और इसकी बात करें तो अकर्स इन सेल्स which are actively engaged in lipid synthesis या lipid metabolism, और इस लिपिड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो सेल्स है इनके एग्जांपल भी लिखते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल जो है एडिपोज टिश्यू जो लिपिड स्टोरेज का काम कर रहा है। इसके अलावा बात करें इंटेस्टाइनल सेल्स, इसके अलावा बात कर लें आप लोग ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स,
और इसके अलावा एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स पार्ट है उसके अंदर भी आप लोगों को लिपिड सिंथेसिस करने वाली सेल्स यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है या लिपिड सिंथेसिस करने वाली जो ईआर है वो अपने को ज़्यादा मिलने वाली है। तो टाइप्स ऑफ में 2 टाइप्स ही अपने डिस्कशन कर रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ वाले, दोनों किस किस से रिलेटेड है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपने आगे चल दें। हाँ, नेक्स्ट अपने डिस्कशन कर रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ ईआर, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन अपने को मिलने वाले हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो मॉडिफिकेशन की बात करें तो एक टाइप आता है इसका, एक मॉडिफिकेशन आता है जिसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, इसको शॉर्ट में SR लिख सकते हैं। जनरली क्या होती है कि अपनी बॉडी के अंदर जो स्केलेटल मसल्स होती है एंड कार्डियक मसल्स जो होती है, यानी स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स जो होती है उनकी जो SER होती है, SER, इस SER को ही आप लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन्हीं को क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोस्टली क्या करती है, कैल्शियम आयन को स्टोर करती है। किनको स्टोर करती है भी, कैल्शियम आयन को स्टोर करती है। और जनरली क्या करती है कि these आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर ये कैल्शियम आयन यूज होंगे और ये स्टोर कहाँ होंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है भी, SER है, किसकी, स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स की। तो ये तो इसका वन मॉडिफिकेशन हुआ। दूसरा मॉडिफिकेशन अपने डिस्कशन करते हैं वो है अर्गेस्टोप्लाज्म। अर्गेस्टोप्लाज्म, देखो अर्गेस्टोप्लाज्म आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है कि व्हेन राइबोसोम्स आर accumulated on small parallel सिस्टर्नी, यानी जो सिस्टर्नी है छोटी सिस्टर्नी और जो पैरेलल है उनके ऊपर राइबोसोम अटैच हो जाए, देन इट इज नॉन एज अर्गेस्टोप्लाज्म। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, अर्गेस्टोप्लाज्म बोलते हैं। और ये अर्गेस्टोप्लाज्म जो है इसमें मैं अलग कलर से लिख देता हूं, अर्गेस्टोप्लाज्म ऑफ नर्व सेल, अर्गेस्टोप्लाज्म ऑफ नर्व सेल is known as Nissl granules। Nissl granule या बॉडी लिख देता हूं यहाँ, Nissl बॉडी, ठीक है। यानी अर्गेस्टोप्लाज्म कुछ भी नहीं है कि स्मॉल सिस्टर्नी जो पैरेलल सिस्टर्नी है उनके ऊपर राइबोसोम का एक्यूमुलेशन हो जाए तो उसको क्या बोल देंगे आप लोग, अर्गेस्टोप्लाज्म। 2 मॉडिफिकेशन और है जो मैं इधर ही लिख देता हूं। थर्ड मॉडिफिकेशन है आप लोगों के माइलोइड
बॉडीज। ये माइल्यूट बॉडीज होती क्या है, देखें भाई, ये कह रहा है कि स्मूथ ईआर, SER जो है स्पेशल स्मूथ ईआर present in pigmented epithelial cells of retina। यानी माइलॉइड बॉडीज होती क्या है, ये स्पेशल टाइप ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कहाँ मिलेगी? पिगमेंटेड एपिथेलियम, यानी जो रेटिना पार्ट है अपना, उस रेटिना पार्ट के अंदर जो पिगमेंटेड सेल्स होती है उनके अंदर आप लोगों को मिलती है। कौन भाई? माइलॉइड बॉडी। और ये क्या होती है? मोस्टली लाइट सेंसिटिव होती है। कैसी होती है भाई? लाइट सेंसिटिव होती है। तो ये आप लोगों का थर्ड जो मॉडिफिकेशन है वो होता है। और फोर्थ नंबर पे मॉडिफिकेशन जो है वो अपने इधर लिखते हैं अभी। फोर्थ नंबर मॉडिफिकेशन जो है, फोर्थ मॉडिफिकेशन है वो है माइक्रोसोम्स। माइक्रोसोम्स की बात कर लेते हैं। ये माइक्रोसोम्स जो है वो क्या होती है? ये स्मॉल पीस ऑफ ER associated with राइबोसोम्स। यानी जब आप लोग सेल का सेंट्रीफ्यूगेशन ऑब्टेन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कब मिलेंगे आप लोगों को? सेंट्रीफ्यूगेशन पे मिलेंगे। जब सेल के साइटोप्लाज्म का आप सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अपने को कैसे मिलते हैं? ये जो आपके ER जो है, उन ER के साथ में थोड़े बहुत पार्टिकल जो है राइबोसोम के अटैच हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं आप लोग माइक्रोसोम। तो ये आपके मॉडिफिकेशंस ऑफ ER हुए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चल रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट अपने डिस्कशन कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ ER, यानी इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लास्ट पॉइंट है इस ER का कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट फंक्शन अपने डिस्कशन कर रहे हैं वो है मैकेनिकल सपोर्ट। यानी ER क्या करेगी? सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि अपने को पता है कि ये एक साइड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और सेकंड साइड में किससे? सेल मेम्ब्रेन से, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है। तो सेल मेम्ब्रेन को कोलैप्स होने से बचाने का काम, ये यूँ मान लें कि सेल को श्रिंक होने से बचाने का काम करती है आपकी कौन सी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड जो फंक्शन है वो डिस्कशन कर रहे हैं वो है इंट्रासेलुलर एक्सचेंज। यानी अपने को ये कंफर्म है कि इस टाइप से इस सेल्स के बीच में, ये सेल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस एरिया में अपने को ER मिल रही है। इसका मीनिंग ये जो साइटोप्लाज्म है इनके बीच में इस साइड और इस साइड में एक्सचेंज किसके थ्रू होगा? इस मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इसलिए बोलते हैं इंट्रासेलुलर एक्सचेंज में भी क्या होती है भी? ये हेल्पफुल होती है। इसके अलावा बात करते हैं लिपिड सिंथेसिस या लिपिड मेटाबॉलिज्म। कौन सी कर रही है अभी? SER। इसके अलावा फंक्शन में बात करते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो ये कौन करती है? RER। यानी ये इसके कुछ फंक्शंस हैं। इसके अलावा बात करते हैं आप सेलुलर मेटाबॉलिज्म की। सेलुलर मेटाबॉलिज्म, देखो सेलुलर मेटाबॉलिज्म का मीनिंग है कि इस एरिया में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होगी उन रिएक्शंस को, यानी ER प्रोवाइड सरफेस एरिया टू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। किसके लिए? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए सरफेस एरिया जो है वो प्रोवाइड करने का काम कर रही है। इसके अलावा बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी
सेल डिवीजन के टाइम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन का काम भी कौन करेगी? आप लोगों के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगी। इसके अलावा बात कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड माइक्रो बॉडीज। इनकी फॉर्मेशन करने में भी हेल्पफुल कौन होगी भी? ईआर होगी। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैं इधर लिख रहा हूं भी, ये है डिटॉक्सिफिकेशन। ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन जनरली क्या होती है? SER इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और ये क्या करती है? ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन, ड्रग्स एंड टॉक्सिफाई ड्रग्स, पॉल्यूटेंट एंड स्टीरॉइड्स जो लेते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करती है? SER करती है। कई बार इससे आप लोगों से पूछ भी लेता है कि कौन सा एंजाइम इससे रिलेटेड होता है, तो इसमें नोट डाल के लिख देता हूं मैं, एंजाइम साइटोक्रोम 450 P450 एसोसिएटेड विद डिटॉक्सिफिकेशन। इन डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड आप लोगों का एंजाइम कौन सा है? साइटोक्रोम P450 जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड एंजाइम है। तो ये अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टॉपिक भी पूरा होता है और इसके फंक्शंस भी कंप्लीट होते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।